हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले बताएंगे इजरायली पल्स रॉकेट को खारिज कर भारत से पिनाका खरीदेगा फ्रांस। MBRLS के लिए धड़का पेरिस का दिल। जी हां, तो वहीं 4 साल बाद पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडेन ने कुछ यूं किया उनका स्वागत। तो वहीं बताएंगे अमेरिकी प्रोफेसर ने बड़ा खुलासा कर दिया है रशिया यूक्रेन युद्ध पर, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर IMEC से बदलेगी क्या भारत की तस्वीर, ग्लोबल ट्रेड में हो जाएगा दिल्ली का दबदबा कैसे। तो वहीं बताएंगे महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में अमित शाह ने कांग्रेस को दिया तगड़ा जवाब, कह दिया सोनिया गांधी जी आपका राहुल विमान 21वीं बार फिर से होने जा रहा है क्रैश। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जो बाइडेन ने ट्रंप का हाथ मिलाकर किया स्वागत ओवल ऑफिस की बैठक में सत्ता सौंपने पर की बातचीत। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ मिलाकर स्वागत किया। दोनों के बीच ओवल ऑफिस में बैठक हो रही है। खबरों के मुताबिक 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले जो बाइडेन प्रशासन ट्रंप को सत्ता सौंपने पर जरूरी बातचीत और औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। इसी कड़ी में बाइडेन ने परंपरागत रूप से ट्रंप को आमंत्रित किया, जिसके बाद कल बुधवार को दोनों की मुलाकात हुई। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने ओवल ऑफिस की बैठक में ट्रंप का अभिवादन हाथ मिलाकर किया। रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट प्रशासन से रिपब्लिकन खेमे को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जाएगी, इस बात को लेकर औपचारिक सहमति बन गई है। तो वहीं आपको बता दें, इजरायली पल्स रॉकेट को खारिज करके क्या भारत से पिनाका खरीदेगा फ्रांस। MBRLS के लिए धड़का पेरिस का दिल। दोस्तों, फ्रांस अमेरिकी M270 MLRS मिसाइल सिस्टम की जगह लेने के लिए अपने प्रोग्राम के तहत भारतीय 214 mm पिनाका MBRLS यानी मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। पिनाका सिस्टम में फ्रांस की दिलचस्पी इसलिए भी आश्चर्यजनक है क्योंकि कई यूरोपीय देश M270 MLRS के प्रतिस्थापन के रूप में इजरायली पल्स मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस का ध्यान भारतीय रॉकेट सिस्टम पर है। इजरायली पल्स यानी प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम एक एडवांस मॉड्यूलर मल्टी कैलिबर रॉकेट आर्टिलरी प्रणाली है, जिसे इजरायल के एल्बिट सिस्टम ने विकसित किया है। ज्यादा लचीलेपन के लिए डिजाइन किया गया पल्स विभिन्न प्रकार के रॉकेट कैलिबर का समर्थन करता है। ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस को पिनाका क्यों चाहिए, पल्स क्यों नहीं चाहिए। तो आपको बता दें कि इजरायली पल्स MLRS पिनाका MK.2 की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और बहुमुखी है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्रांस पिनाका पर विचार कर रहा है, ना कि अन्य यूरोपीय संघ के देशों की तरह पल्स पर, क्योंकि गाजा और लेबनान में फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायल की कथित क्रूरता को लेकर हाल ही में उसके साथ मतभेद हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिकी प्रोफेसर का सबसे बड़ा खुलासा, कहा रूस ने नहीं शुरू किया यूक्रेन वाला युद्ध, इसके लिए नाटो ने उकसाया था। जी हां, अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी सैच ने एक वीडियो में दावा किया है कि रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत केवल रूस की ओर से नहीं हुई, बल्कि इसमें अमेरिका और नाटो का भी अहम योगदान रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। प्रोफेसर सैक्स, जो एक अर्थशास्त्री और सार्वजनिक नीति विश्लेषक हैं, उन्होंने ये बातें 30 अक्टूबर 2024 को कैम्ब्रिज यूनियन में एक सवाल जवाब सत्र के दौरान कही। उन्होंने बताया कि यह संघर्ष 1990 से शुरू हुआ, जब अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री जेम्स बेकर ने सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव से कहा था कि जर्मनी का एकीकरण होने पर नाटो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा, लेकिन 1994 से अमेरिका ने इस वादे को तोड़ते हुए नाटो के विस्तार की योजना बनाई और इसे यूक्रेन तक ले जाने का कदम उठाया। जी हां, अब ऐसे में इस अमेरिकी प्रोफेसर के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है दोस्तों की अब तक लोग ये मान रहे थे कि रशिया ने शुरू किया यूक्रेन का युद्ध, क्योंकि रशिया ने सबसे पहले यूक्रेन पर अटैक किया था, लेकिन रियलिटी ये है कि इसके लिए नाटो ने उकसाया था सबसे पहले। जी हां दोस्तों, और नाटो किसका ग्रुप है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारी खबरों को डेली देखते हैं, शुरू से देखते चले आ रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर यानी IMEC से बदलेगी भारत की तस्वीर, ग्लोबल ट्रेड में हो जाएगा दिल्ली का दबदबा कैसे, बता दें। भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ बीते साल 2023 में भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा यानी IMEC पर सहमत हुए थे। इन देशों ने वैश्विक व्यापार को बढ़ाने और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए
IMEC बनाने का फैसला किया है। IMEC का लक्ष्य 47 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संयुक्त GPD को बुनियादी ढांचे के नेटवर्क से जोड़ना और बेहतर अंतरराष्ट्रीय संचार नेटवर्क पर तैयार करना है। जी हाँ, इसे सफल होने के लिए इसमें शामिल देशों को भू राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर काबू पाते हुए रणनीति को मजबूत करना होगा। ये गलियारा सफल होता है तो भारत की सूरत बदलने वाला साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को दे डाली बड़ी सलाह, कहा गड़े मुर्दे ना उखाड़े उमर अब्दुल्ला, दिल्ली से पावर प्रोजेक्ट कश्मीर वापस लेकर आए। जी हाँ, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हाल ही में धारा 370 की बहाली से संबंधित एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि सिंधु जल संधि के कारण जम्मू कश्मीर अपनी जल विद्युत क्षमता का पूरा दोहन नहीं कर पा रहा है। इस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुलझे हुए मुद्दों को फिर से खोलने से तनाव पैदा होगा और इसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संधि केंद्र शासित प्रदेश की विशाल जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की क्षमता को बाधित कर रही है और ये मुख्य रूप से भंडारण पाबंदियों के चलते हो रहा है। भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए थे, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता था। जी हाँ, वही बांग्लादेश की बात करते हैं, जहां पर क्या फिर बांग्लादेश बनेगा पाकिस्तान? कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनते चले गए मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, बांग्लादेश में नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदुओं पर हो रहे हमले, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथियों का हथियार पहले से थी। अब वो बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीब के पीछे पड़े हैं। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करते समय जब ढाका में शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो माना गया कि ये उन्मादी भीड़ का पागलपन है। अब अंतरिम सरकार में सलाहकार बनाए गए कट्टरपंथी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन से शेख मुजीब की फोटो हटवा दी। जी हाँ, बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद भी वहाँ के कट्टरपंथियों के नफरत की आग बुझी नहीं है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के निशाने पर इस्कॉन से जुड़े हिंदू हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिरों पर आतंकी हमले करने वाले ही अब मांग कर रहे हैं कि इस्कॉन को आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। तो दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े कारोबारी के खिलाफ खोल दिया है बांग्लादेश के विरोधी ने मोर्चा। दरअसल बांग्लादेश सुधरने का नाम तो खैर नहीं ले रहा, लेकिन बिजली संकट के चलते देश के उद्योग धंधे चौपट होते दिखाई दे रहे हैं और अब वो अपनी हालत और पतली करने पर तुला है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में मांग की गई है कि अदालत अंतरिम सरकार को भारत के अडानी ग्रुप के साथ हुए बिजली समझौते को रिव्यू करने या फिर रद्द करने के निर्देश दें। वकील अब्दुल कयूम ने बांग्लादेश के दैनिक अखबार द डेली स्टार को बताया है कि हाई कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है। याचिका को लेकर उनका कहना है कि उन्होंने इसमें कई विशेषज्ञों की राय शामिल की है, जिनका कहना है कि इस समझौते के तहत बांग्लादेश को कोयला आधारित बिजली की तुलना में लो ग्रेड कोयले की बिजली के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। अब्दुल कयूम ने इस रिट पिटीशन में अल जजीरा की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि अडानी समूह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कोयले की अधिक कीमत वसूलता है। यही वजह है दोस्तों कि इस वकील ने अब्दुल कयूम ने भारत के सबसे बड़े कारोबारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, यानी कि इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम बात क्षेत्र को लेकर नहीं कह रहे, लेकिन जो आज पाकिस्तान की हालत है सेम वही हालत लगता है बांग्लादेश की होने वाली है। वहीं आपको बता दें, जयशंकर जी ने भारत रूस की दोस्ती का ऐसे किया बचाव, कह दिया कई देशों के पाकिस्तान से संबंध है, तो फिर इस हिसाब से मुझे कितनी चिंता होनी चाहिए, करनी चाहिए, बता दें क्या है पूरी खबर। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने बुधवार को भारत रशिया संबंधों का बचाव करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत ऑस्ट्रेलिया की चिंता को समझता है जो भारत रूस संबंधों से उत्पन्न होती है। तो इस पर डॉक्टर जयशंकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने ऑस्ट्रेलिया को किसी तरह की चिंता का कारण दिया है। आज के समय में देशों के बीच संबंध एक्सक्लूसिव नहीं होते। उन्होंने कहा अगर मैं उस तर्क पर जाऊं तो कई देशों के पाकिस्तान के साथ संबंध है, तो सोचिए उससे मुझे कितनी चिंता होनी चाहिए। जयशंकर ने भारत के रशिया के साथ घनिष्ठ संबंधों और विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल की खरीद का बचाव करते हुए कहा यदि भारत ने ये कदम नहीं उठाए होते तो ऊर्जा बाजार एक अलग दिशा में जा सकता था और वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता था। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें तालिबान ने भारत में जिस राजनयिक को किया है नियुक्त उसकी रग रग से वाकिफ है विदेश मंत्रालय। दोस्तों, तालिबान शासन ने मुंबई इस अफगान मिशन में इकरामुद्दीन कामिल को अपना कार्यवाहक राजदूत बना
आया है। अफगान मीडिया के मुताबिक भारत में किसी अफगान मिशन में तालिबान शासन की ओर से की गई ये पहली नियुक्ति है। तालिबान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई ने भी एक्स पर पोस्ट करके कामिल की कार्यवाहक मिशन के रूप में नियुक्त का ऐलान किया। 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने काबुल स्थित मिशन से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था, जबकि नई दिल्ली में मौजूद दूतावास के अफगान राजनयिकों ने भारत छोड़े अलग अलग पश्चिमी देशों में शरण ले ली है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि तालिबान के नए राजदूत से भारत अच्छी तरह वाकिफ है। इकरामुद्दीन कामिल ने विदेश मंत्रालय की स्कॉलरशिप पर 7 साल भारत में रहकर पढ़ाई की। उन्होंने नई दिल्ली की दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और अब अफगान वाणिज्य दूतावास में राजनयिक के रूप में काम करने के लिए सहमत हो गया है। तो वहीं आपको बता दें, इजराइल के खिलाफ पहली बार सऊदी अरब ने दिखाई सख्ती। ट्रंप के आने से पहले इस्लामिक देशों का शक्ति प्रदर्शन। आपको बता दें, इजराइल को लेकर सऊदी अरब की सबसे बड़ी और कड़ी आलोचना है। सोमवार को रियाद में सऊदी अरब द्वारा आयोजित इस्लामी राष्ट्रों के नेताओं की एक सभा के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि साम्राज्य भाईचारे वाले फलस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए गए सामूहिक नरसंहार की निंदा और पूर्ण इनकार को दोहराता है। पिछले साल इजराइल ने गाजा एनक्लेव पर हमले शुरू किए थे, जिसमें अभी तक हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 43,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बनेगा रूस। क्या भारत कच्चे तेल के लिए ज्यादा कीमत चुकाएगा? बड़ी खबर रशिया को लेकर रिपोर्ट है कि वो अपने 3 सबसे बड़ी तेल कंपनियों राज्य समर्थित रोज नेफ्ट और गजप्रोम नेफ्ट यानी देश की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक और निजी स्वामित्व वाली लुकोइल का विलय करके तेल क्षेत्र में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। तीनों ही कंपनियां वर्तमान में अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अधिकारियों और एग्जीक्यूटिव्स ने इन तेल दिग्गजों को एक ही प्रोड्यूसर में विलय करने पर चर्चा की है। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़, दुम दबाकर भागे दहशतगर्द। जी हां, दक्षिण कश्मीर के बदीमर्ग कुलगांव में छिपे आतंकियों का एक दल बुधवार को सुरक्षा बलों की घेराबंदी तोड़ भाग निकला। अलबत्ता पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। इस बीच उत्तर कश्मीर के नागमर्ग कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का आतंक विरोधी अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। यहां मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को अपने तंत्र से पता चला था कि 3 आतंकी जिला कुलगाम के बदीमर्ग इलाके में देखे गए हैं। सुरक्षा बलों ने उसी समय गांव का रुख किया। बताया जाता है कि आतंकी गांव के बाहरी छोर पर कुछ घरों के पास स्थित एक बाग में छिपे हुए थे। उन्होंने सुरक्षा बलों को आते देख उन पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने भी खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरने के लिए बाग की घेराबंदी भी शुरू कर दी, लेकिन आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। साथ ही साथ बता दें, दुनिया भर में यहूदियों पर मंडरा रहा खतरा। श्रीलंका के बाद अब इन देश में हमले की रची जा रही साजिश। जी हां, दुनिया के कई देशों में इजरायली नागरिकों और यहूदियों पर खतरा मंडरा रहा है। श्रीलंका के बाद अब थाईलैंड में इजरायली नागरिकों पर हमले का डर सता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाई पुलिस ने कथित तौर पर 15 नवंबर को कोह फांगन के हॉलिडे द्वीप पर फुल मून पार्टी में एक आतंकी साजिश को चेतावनी दी है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब श्रीलंका में इजरायली पर्यटकों पर ईरान समर्थित साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू सरकार ने अपने नागरिकों को श्रीलंका की तरह थाईलैंड छोड़ने की चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं आपको बता दें, मुस्लिम देशों की समिट में प्रधानमंत्री शहबाज की बेइज्जती भड़के पाकिस्तानी कहा मोदी होते तो क्राउन प्रिंस के बगल में खड़े होते। जी हां, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुना जाने के बाद मुस्लिम देशों में हलचल मच गई है। इसी के चलते सऊदी अरब के रियाद में अरब और इस्लामिक देशों का समिट बुलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए। इस समिट में 50 से ज्यादा देशों के नेताओं ने भाग लिया और एक तस्वीर में सभी नेताओं ने एक साथ फोटो खिंचवाई। लेकिन समिट में शहबाज शरीफ को कम अहमियत मिलने पर पाकिस्तान में नाराजगी फैल गई। समिट की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें शहबाज शरीफ को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया गया, जो पाकिस्तानियों के लिए एक निराशाजनक साबित हुआ। ये घटना पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है, जिसमें शहबाज शरीफ की स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये पाकिस्तान की औकात है, ये पाकिस्तान की हालत है कि उनको पीछे लिस्ट में खड़ा किया गया है। अगर यही इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी गए होते, भारत के प्रधानमंत्री गए होते, तो वो ठीक सऊदी क्राउन प्रिंस के बगल में खड़े होते। जी हाँ, इन बातों को लेकर शहबाज शरीफ को घेरा गया है। दोस्तों, वाकई में ये दिखाता है कि भारत की आज ताकत पूरी दुनिया में विख्यात हो चुकी है और पाकिस्तान भी भारत का लोहा मानता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क और पहले भारतवंशी रामास्वामी को सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी। इस खास सरकारी विभाग का करेंगे नेतृत्व। दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की है कि टेस्ला के मालिक एलोन मस्क और भारतीय
भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी सरकारी दक्षता विभाग या डॉगी का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने घोषणा की, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि एलोन मस्क अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करेंगे। रामास्वामी अगले साल 20 जनवरी से प्रभावी हो रहे ट्रंप प्रशासन में किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। ट्रंप ने कहा, ये दोनों एक साथ मिलकर मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अतिरिक्त नियमों को कम करने, व्यर्थ व्यय में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे जो अमेरिका बचाओ आंदोलन के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ बता दें, ट्रंप के नए एनएसए माइक वॉल्ज ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी बनाएगी, इतिहास औपचारिक गठबंधन का रखा प्रस्ताव। जी हाँ, अमेरिका के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार माइक वॉल्ज ने इस बात पर बल दिया है कि अमेरिका भारत संबंध 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये साझेदारी निर्धारित करेगी कि ये प्रकाश की सदी है या अंधकार की सदी। वॉल्ज को निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, चीन की नई तोप SH-16A भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा। चाइना एयर शो में पहली बार आई दुनिया के सामने, आखिर क्यों है ये डेंजरस? बता दे, चीन ने अपनी नई पीढ़ी की तोप SH-16A 155 mm को जुहाई में आयोजित चाइना शो एयर शो में दुनिया के सामने पेश किया है। चीन के इस आर्टिलरी सिस्टम को चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन ने बनाया है। सिस्टम के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन में इसकी ताकत को दुनिया के सामने दिखाया गया। इस नई तोप में मानव रहित बुर्ज, ऑटोमेटिक संचालन और इसके VN-23 8x8 पहिए वाली चेसिस शामिल है, जो इसके पूर्ववर्ती की तुलना में महत्वपूर्ण विकास को दिखाती है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले से दोनों देशों में बड़ी खटास बीजिंग करने जा रहा। अब ये फैसला दोस्तों, पाकिस्तान में बीते कुछ समय में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर कई हमले हुए हैं। चीन के चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान की सरकार अब तक चीनी कामगारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं कर पाई है। इन सब से आजीज आकर अब चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने ही जवानों को पाकिस्तान में तैनात करने की तैयारी कर दी। हाल के दिनों में पाकिस्तान में चीनी कामगारों पर हुए कई हमलों ने इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित किया है। अक्टूबर में कराची एयरपोर्ट के बाहर कार बम विस्फोट हुआ था। हमले में चीन के निवेशकों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं से जुड़े इंजीनियरों को निशाना बनाया गया था। इस टारगेटेड अटैक में 2 चीनी कामगारों की मौत भी हो गई थी। जी हाँ, वही बता दें, आखिर नेतन्याहू को क्यों आ रही है ईरान के लोगों पर दया? कह रहे हैं, उम्मीद मत छोड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि खामेनेई अपने ही देश के लोगों से डरते हैं। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि खामेनेई इजराइल से ज्यादा ईरान के लोगों से डरते हैं। नेतन्याहू ने कहा, वो आपके सपनों और आपकी उम्मीदों को तोड़ने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आप अपने सपनों को मरने मत देना, उम्मीद मत छोड़िए और यकीन मानिए कि इजराइल और दुनिया आपके साथ है। नेतन्याहू ने ऐसा ही वीडियो कुछ हफ्ते पहले भी पोस्ट किया था, जो काफी वायरल हुआ। साथ ही साथ बता दें, सोनिया जी, आपका राहुल विमान फिर क्रैश होने जा रहा। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में अमित शाह जी ने बोला हमला। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भाजपा की जीत पक्की करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बुधवार को परभणी जिले में स्थित जिंतूर में चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना की, खास तौर पर उसकी बार बार की चुनावी विफलताओं पर निशाना साधा। अमित शाह जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सोनिया जी ने राहुल बाबा नाम के विमान को 20 बार उतारने की कोशिश की, लेकिन सभी 20 की 20 बार विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब फिर से 21वीं बार महाराष्ट्र में राहुल विमान उतारने की कोशिश की जा रही है। सोनिया जी, आपका विमान राहुल विमान 21वीं बार भी दुर्घटनाग्रस्त होने जा रहा है। जी हाँ, अमित शाह जी ने इसके साथ ही कांग्रेस पर महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों के निर्माण में बाधा डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास का श्रेय दिया, जिसे ऐतिहासिक व्यक्ति औरंगजेब के शासन में विनाश का सामना करना पड़ा। वहीं बता दें, आरक्षण को लेकर भी अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी की चौथी पीढ़ी भी SC, ST और OBC का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं दे सकती। बता दें, अमित शाह जी ने बुधवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि अगर उनकी चौथी पीढ़ी भी आ जाए तो वो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उमेला समूह के लोग महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से मिले और कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर मुसलमानों को
आरक्षण देना है तो SC, ST और OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या आपकी 4 पीढ़ियां भी SC, ST और OBC का आरक्षण काट कर मुसलमानों को नहीं दे सकती? इस कथन पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या अमित शाह जी ने बिल्कुल सटीक बात कही है या नहीं, बताना मत भूलेगा। साथ ही साथ बता दें, बैग तलाशी के बाद उद्धव ठाकरे के काफिले पर पुलिसिया ब्रेक, महाराष्ट्र गोवा सीमा पर रोका तो फिर भड़के। जी हाँ, 2 दिन लगातार बैग की तलाशी के बाद आज तीसरे दिन भी शिवसेना यानी UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को जांच का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उनके काफिले को सिंधु दुर्ग जिले में महाराष्ट्र गोवा सीमा पर एक जांच चौकी पर रोक दिया गया। इसके बाद जांच की गई। इससे ठाकरे फिर नाराज हो गए। उन्होंने चुनाव के नाम पर कुछ चुनिंदा लोगों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। बता दें कि सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे के बैग की यवतमाल जिले में एक चुनावी रैली से पहले चुनाव अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। इसके अगले दिन मंगलवार को लातूर में इसी तरह से बैग की तलाशी ली गई थी। वहीं बता दें, राजस्थान से खबर, SDM को थप्पड़ जड़ने का आरोपी नरेश मीणा हुआ गिरफ्तार। गांव में जमकर हुआ बवाल। दोस्तों, राजस्थान के देवल उनियारा में SDM को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस के साथ ग्रामीणों के साथ तीखी नोक-झोंक हुई। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालात बिगड़ता देख पुलिस का बल प्रयोग करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जी हाँ, तो वहीं बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीसा मऊ में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने के बाद समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अदालत ने बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया है। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीसा मऊ सीट पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की सराहना की। इतना ही नहीं दोस्तों, बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मौलाना मदनी ने भी स्वागत किया और कह दिया कि यह जमीयत की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। विपक्षी कुछ ज्यादा ही खुश होते नजर आ रहे हैं बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर। ऐसे में आपकी राय तो बनती है। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली खबर में। यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।